स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमने जो हिंदी की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उस हिंदी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो वर्णमाला में स्वर खत्म कर दिया था, आज वर्णमाला में पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन हम उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, अर्थात हम जब भी कोई वर्ड बोलेंगे तो उसमें स्वर ऐड रहेगा, उसे हम लोग कहते हैं वर्ड, उसे कहते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन परंपरागत रूप से 33 होते हैं। परंपरागत रूप का मतलब जो पहले से पीढ़ियों से चला आ रहा है। परंपरागत का मतलब होता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, ऐसे व्यंजन को कितने होते हैं? 33। लेकिन उसमें दो उत्क्षिप्त होते हैं। उत्क्षिप्त मतलब जो सीधे दिखाई नहीं देते हैं, या उसी को द्विगुण बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? द्विगुण। जो दो अड़ और अढ़, ये अड़ बोलते हैं, इसको अढ़ बोलते हैं। इनको जोड़ देंगे तो कुल कितने हो जाते हैं? 35। तो अगर आपसे पूछा जाएगा परंपरागत रूप से कितने व्यंजन होते हैं, तो 33। अगर ऐसे पूछा जाएगा कितने व्यंजन होते हैं इसमें उत्क्षिप्त को जोड़कर, तो कुल टोटल हो जाते हैं 35। तो आते हैं हम लोग व्यंजन। अभी व्यंजन जो होते हैं, जो कुल टोटल 35 है, इनको हम लोग जो बांटते हैं 3 भागों में बांटते हैं। हम लोग पहले बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन, फिर बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, फिर बोलते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन। तो क से लेकर के प वर्ग तक, जैसे क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग, फिर उसे च, छ, ज, झ, ञ, इस तरीके से जो 5 वर्ग होते हैं प वर्ग तक का, उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। इसको स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जब भी इसका हम उच्चारण करते हैं, जब भी हम इसको बोलते हैं, तो मुंह के किसी न किसी हिस्से को ये हवा टच करते हुए निकलती है, स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में मैंने बताया कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग आते हैं। फिर उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं, यानी अर्ध स्वर भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। मतलब अंतस्थ का मतलब दो लोगों के बीच के, स्वर और व्यंजन के बीच के जो व्यंजन होते हैं उन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें आता है य, व, र, ल, इन चारों को भी हम लोग बांट लेते हैं 3 भागों में, जिसे कहते हैं अर्ध स्वर। कौन कौन आता है? य और व। आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि बताइए कि अर्ध स्वर निम्न में से कौन है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें र लिख दिया जाएगा, ल लिख दिया जाएगा, फिर य लिख दिया जाएगा, फिर ट लिख दिया जाएगा। तो आपको याद नहीं रहेगा तो आप गलत लगाएंगे। तो जो य या व होता है, ये अर्ध स्वर होता है। फिर उसमें आता है लुंठित। इस बार के दरोगा में यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा था कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो र को क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन। आपको याद रहे कि य और व जो होते हैं अर्ध स्वर होते हैं, जबकि आर जो होता है, र जो होता है वो क्या होता है? लुंठित होता है। जबकि पार्श्विक किसे बोलते हैं? ल। पार्श्विक किसे कहते हैं? ल को बोला जाता है पार्श्विक। नहीं तो एग्जाम में आप ल को ही लुंठित लगा देंगे। लुंठित र होता है, ल क्या होता है? ये पार्श्विक होता है। क्या होता है? पार्श्विक। फिर उसमें आता है उष्म या संघर्षी व्यंजन। जो मैंने 3 भागों में बांटा, उष्म या संघर्षी व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर मुंह से उष्मा अधिक मात्रा में निकलती है, यानी मुंह से हवा अधिक मात्रा में निकलती है, उसे कहते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन। इसमें आता है बड़ा स, छोटा स, षटकोर स और ह, मतलब स, ह, ये जो होते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन में आते हैं। उष्म या संघर्षी व्यंजन में आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। हिंदी देखिए इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि आप इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो उसमें केवल 26 लेटर ही पढ़ना पड़ता है, जिससे कि इंग्लिश आसान होती है। जबकि आप हिंदी जब पढ़ेंगे तो हिंदी में ये कठिन हो जाता है क्योंकि व्यंजन को इतने प्रकार से समझ लीजिए पढ़ना पड़ रहा है, स्वर को इतने तरीके से पढ़ना पड़ रहा है। तो हिंदी वाले के जो निर्माण करता है उनको चाहिए कि हिंदी को और आसान बनाए, जिससे कि विदेशों में भी इसकी प्रचार हो। इसलिए नहीं प्रचार होगा क्योंकि जब ये कठिन रहेगा तो कोई इसको पढ़ना ही नहीं चाहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। उच्चारण स्थान। उच्चारण का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसको कहा जाता है उच्चारित किया जा रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो उच्चारण के आधार पर ये जो हम लोगों ने पढ़ा व्यंजन का 3 भागों में बांटा। फिर अब हम लोग पढ़ा ना उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन होते हैं कहाँ कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, मतलब मुंह के किस हिस्से से वो जो व्यंजन है टोटल 35, उसको कहाँ से उच्चारित किया जाएगा। तो सबसे पहले कंठ, ये क्रम से पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उच्चारण स्थान का क्रम बताइए। तो सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद आता है तालु के बाद आता है मूर्धा। तालु का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है मूर्धा। मूर्धा के आगे वाला हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है तालु। तो कंठ के बाद आता है मूर्धा के बाद आता है तालु, ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा।
नहीं ये सही है। तो कंठ, कंठ के बाद ये होता है तालु, मतलब जो ऊपर का जो तालु है, तालु के पीछे वाला जो भाग मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है, जिसे ऊपर जीभ जाकर सट रहा है, उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं तालु, और आगे वाले हिस्से को वो लोग बोलते हैं मूर्धा। तो कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद दंत, यानी दंत मतलब दांत, दांत के बाद आता है ओष्ठ, तो सबसे लास्ट में आता है ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क्योंकि क्रम से करने के लिए भी पूछ लेता है ये। अब इसमें से कंठ से हम लोग कौन कौन सा इसमें सब व्यंजन उच्चारित करते हैं, तो जितने भी क वर्ग के आते हैं, क वर्ग मतलब जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये पांचों हो गए, ये हम लोग इनका उच्चारण जब भी करेंगे तो कंठ से करते हैं। उनमें से आता है अ और आ और ह, छोटा जो अ होता है, फिर आ होता है, फिर ह, ये भी किस में आते हैं, कंठ से होते हैं। फिर विसर्ग जो अंग और अह, ये जो होते हैं ये भी किस कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से। तो क वर्ग अ, आ, ह और विसर्ग अंग और ह, ये जो होते हैं कहाँ से उच्चारित होते हैं, ये भी कंठ से उच्चारित होते हैं। फिर उसके बाद तालु से, तो जैसे च वर्ग हो गया, जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर के पिछले वाले हिस्से से, जैसे च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, ये तालु से होता है। फिर छोटी ई, बड़ी ई, य और स, बड़ा स, बड़ा स, ये जो होते हैं ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, ये होते हैं तालु से। च वर्ग मतलब च, छ, ज, झ, ञ, फिर उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, तो वो तालु से, और य और फिर बड़ा स, ये भी कहाँ से होता है, तालु से। स बोल के देख लीजिए, ये भी बोल के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है मूर्धन्य। मैंने कहा तालु का जो ऊपर का जो आगे वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला नहीं, पीछे वाला तो तालु हो गया, आगू का जो होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य से कौन सा वर्ग होता है, जैसे ट वर्ग, ट वर्ग मतलब जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये पाँच हो जाएंगे। फिर जो ऋषि होता है, री भी होता है मूर्धन्य से। फिर षटकोण स, श, फिर र, ये भी किससे होता है, मूर्धन्य से। तो ट वर्ग, ऋषि र, षटकोण स और र, ये भी होता है मूर्धन्य, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन मूर्धन्य वर्ग का नहीं है, मूर्धन्य के द्वारा उच्चारित नहीं किया जाता है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको याद नहीं रहेगा तो आप गलत करेंगे। फिर एक होता है दंत, दंत का मतलब दांत से, ऐसे बोलते हैं कौन, त वर्ग। त वर्ग कहाँ से बोला जाता है, त वर्ग बोला जाता है दांत से, जैसे त, थ, द, ध, न, ये जो होंगे त वर्ग से आते हैं। फिर उसके उसी में आता है लि, ल और स, ये भी कहाँ से होते हैं, दंत से होते हैं। फिर उसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ से कौन सा वर्ग होता है, प वर्ग, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये जो होते हैं ओष्ठ से आते हैं। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ से आते हैं। उसी में आता है ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी ओष्ठ से आते हैं। तो यहाँ पे याद रहे कि आपको त है। फिर आते हैं हम लोग कंठ तालु। ऐसे कौन से होते हैं जिनको कंठ प्लस तालु, मतलब कंठ से भी उत्पन्न हो प्लस तालु से भी हो, तो ऐसे कौन कौन से आते हैं दो, तो ए और ऐ, जो ए और ऐ होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंठ तालु। तो पूछा जाएगा कि कंठ तालु से कौन कौन बोले जाते हैं, तो ए और ऐ। फिर दंतोष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ, व जो हम बोलते हैं ये दंतोष्ठ है। तो पूछा जाएगा कौन सा ऐसा व्यंजन है जो दंतोष्ठ है, तो याद रहे कि व। फिर अयोग वाह, अंग और अह, ये जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अयोग वाह किसे कहा जाता है, तो अंग और अह को कहा जाता है अयोग वाह। फिर उसके बाद आता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है, तो अड़ और अढ़ को, अड़ और अढ़ को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। ये जितने क्वेश्चन ने यहाँ पे लिखे हैं समझ लीजिए कि यही मेन है, इनसे बाहर नहीं आता है क्वेश्चन। जो इसको आसानी, जो जितना आसानी से इसको पढ़ लेगा, जितने आसानी से याद कर लेगा, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। फिर आगत ध्वनिया। आगत ध्वनिया में आता है जो ये बिंदु लगा है ना, ये बिंदु जब भी किसी के आगे लग जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि आगत ध्वनि उत्पन्न। मतलब इसको जब भी बोलेंगे तो हम थोड़ा सा भारी शब्दों में बोलेंगे, जैसे बोलेंगे क, ख, ज, थोड़ा सा इसको आगत ध्वनिया बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं भाई, ऐसा व्यंजन जो एक व्यंजन से ना मिल होकर के दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछता है कि छत्री छ, छत्री छ किस किन किन दो वर्डों से मिलकर बना है, तो आधा क और षटकोण स से मिलकर बना है। किससे, आधा क और षटकोण स। नहीं तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा आधा क और छाता छ, तो सोचेंगे कि छ है तो मतलब उसमें छाता छ तो हो गई, तो आप गलत कर देंगे। तो क, आधा क और षटकोण स, ये याद रहे। तो उससे बनता है कौन, छत्री छ। तो आधा क और षटकोण स से मिलकर
बनता है छतरी छ। फिर आता है त्र जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, तो आधा त और र से। ये तो मान लीजिए आसान है कि त्र तो पता चल रहा है कि आधा त प्लस र से, इसलिए आसान है। फिर आता है ज्ञ जो मिलकर बनता है ये किससे, आधा ज और य से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञ किससे मिलकर बनता है, आधा ज और य से। तो बहुत लोग जिया बोलते हैं, तो जिया नहीं कहा जाता, उसे ज्ञ कहा जाता है। ज्ञ जो होता है संयुक्त व्यंजन है। फिर उसके बाद ये स्र है, ये वाला स्र, तो आधा बड़ा स और र से मिलकर बनता है, जिसे कहते हैं स्र। जैसे श्री लिखते हैं ना, ये जो श्री लिखते हैं ये आधा स बड़का वाला रहता है और र रहता है, इसलिए इससे मिलकर बनता है जो वो स्र बनता है। तो इस तरीके से इतना आज पढ़ना था। अब इससे व्यंजन में अब कुछ बचा नहीं है, बस अघोष ये सब कुछ चीज़ें बताए, अल्प प्राण, प्राण, महाप्राण। तो इसको नेक्स्ट वीडियो के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हिंदी के आगे क्लासेस चलते रहेंगे। तो सभी लोगों को धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।